Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic that is nephritis. So हमने नई यूनिट स्टार्ट की है that is गैस्ट्रो system. उसमें हम nephritis अब डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so the name suggests is its meaning nephritis. नेफ्राइटिस नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नेफ्रॉन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, राइट? क्योंकि ये नेफ्राइटिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, नेफ्रा एंड आइटिस. तो नेफ्रा मीन्स होता है नेफ्रॉन एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन. तो नेफ्रॉन कहाँ होता है? हमारी किडनी के अंदर होता है. सो एज वी ऑल नो दैट कि नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. तो किडनी की फंक्शनल यूनिट में अगर कोई आइटिस हो जाएगा मींस कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हमारी किडनी के फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये सबसे कॉमन टाइप है. क्योंकि ग्लोम्युलस जो कि आपके नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है या फर्स्ट फिल्ट्रेशन वाला एक पार्ट होता है जो सबसे पहले फिल्ट्रेशन को स्टार्ट करता है, उसमें ज्यादातर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन मिल जाता है. सो हम कह सकते हैं इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेफ्राइटिस. ठीक है, तो मेनली एग्जाम में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही आता है. सो जैसे ही ये आएगा तो जो भी मैं आपको इस नेफ्राइटिस में एक्सप्लेन करूंगी वो सारी चीजें आप नोट कर सकते हो उसके अंदर. चलिए देख लेते हैं नेफ्राइटिस. तो नेफ्राइटिस को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी. सो किडनी जो है नंबर्स में 2 होती हैं. एज वी ऑल नो दैट कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड उससे यूरिन बना करके पास आउट कर देती हैं. जिसमें आपके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी को नीड नहीं होती. अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे या स्लो कर दे तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरे हार्ट और ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको सेप्टिसीमिया हो जाएगा. मींस पूरी बॉडी में पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी. सो एज द फंक्शन या एज पर द फंक्शन किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. इसके साथ साथ किडनी अकेले ही सारा फंक्शन नहीं करती है. उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हर एक स्ट्रक्चर अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है. सो पूरी किडनी में सबसे ज्यादा जो है वो है हमारा नेफ्रॉन. तो अगर मैंने किडनी को कट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पार्ट को लेकर के यानी कि एक छोटे से पार्ट को लेकर के यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है. तो किडनी को कट करने के बाद आपको किडनी में बहुत सारे पिरामिड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे. ये आपको देखिए ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, पिरामिड स्ट्रक्चर्स. तो ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम आउटर पोर्शन बोलते हैं या आप उसे कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी भी बोल सकते हो. तो इस कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में इट इज फुल ऑफ द नेफ्रॉन्स. पूरा कॉर्टेक्स यानी पूरी बाउंड्री किडनी की नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है. तो हाफ जो है नेफ्रॉन का पार्ट आपके कॉर्टेक्स में है, बाकी कुछ पार्ट आपके मेडुला में है. यानी कि ये जो पिरामिड आप देख रहे हो इसको हम मिडिल पोर्शन ऑफ द किडनी बोलते हैं और ये जो आप एज पॉइंट देख रहे हो, ये एज लाइंस देख रहे हो, इसको हम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी बोलते हैं. तो हाफ से ज्यादा पोर्शन कॉर्टेक्स में है आपकी किडनी के और हाफ से कम पोर्शन आपके मेडुला में है. ठीक है, तो एक नेफ्रॉन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो पूरा अपने आप को इस तरह से लूप में कन्वर्ट करके एक बहुत लंबा सा लूप बनाता है और कॉर्टेक्स के साथ साथ ये मेडुला के अंदर भी जाकर के सिचुएटेड हो जाता है. इस तरह के नेफ्रॉन्स पूरी आपकी किडनी में सिचुएटेड है. तो यही नेफ्रॉन्स आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं और आपके डिफरेंट टॉक्सिसिटी को या टॉक्सिक सब्सटेंस को यूरिन बना के बाहर भेज देते हैं. ओके, आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा. अब चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन आल्सो. तो नेफ्रॉन अगर इस नेफ्रॉन को बाहर निकाल दूं मैं तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन आपको दिख रहा होगा. तो नेफ्रॉन जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हेड ऑफ द नेफ्रॉन वो कैरी करता है आपका ग्लोमेरुलस. सो ये ग्लोमेरुलस जो है ये ग्लोमेरुलस सबसे फर्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने का.
सो यू कैन से दैट कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट साइट ऑफ द फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर का पहला पॉइंट है फिल्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो इसी के अंदर सबसे पहले ब्लड आता है और यही फिल्ट्रेशन स्टार्ट करता है। फिर ये जितना भी फिल्टर कर पाता है उसके बाद ये आगे उस ब्लड को भेजता है और पूरा ब्लड इस पूरे पाइप से जितना भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ काम करता रहता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, समझ गए। तो जो भी बेसिक कह सकते हैं कि सबसे पहले जब ब्लड यहाँ पे आया और मान लीजिए ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यही रिसीव करेगा, तो सबसे पहले इन्फेक्शन भी इसी के अंदर होगा। इसीलिए सबसे मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन की साइट कौन, ग्लोमेरुलस। तो इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि किडनी के बाहरी पोर्शन में ग्लोमेरुलस सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन के हेड के अंदर है, राइट। तो इसी वजह से किडनी जब कोई भी इंफेक्शन रिसीव करेगी तो वो बाहर के एरिया में सबसे पहले इंफेक्शन आएगा। अब बाहर के एरिया में वो अगर नेफ्रॉन के अंदर जाएगा तो नेफ्रॉन के हेड के अंदर जाएगा, और नेफ्रॉन के हेड का सबसे फर्स्ट पोर्शन क्या है, ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से ये सबसे कॉमन साइट हो गई इन्फेक्शन के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे इसका अभी कोई काम नहीं है। तो अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो वर्ड से मिलकर बना है, नेफ्रॉन प्लस आइटिस, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। ओके, सो इसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लोमेरुलस है वो सबसे कॉमन पॉइंट है इन्फेक्शन को रिसीव करने के लिए, सबसे मोस्ट कॉमन पोर्शन है जिसमें इन्फेक्शन इजीली आ जाता है। इसी वजह से इसका नेफ्राइटिस का जो अदर नेम है वो भी इसी के नेम से पड़ गया, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के नाम से पड़ गया। ओके, आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इंसिडेंस रेट अगर इंडिया का देखें तो 1 मिलियन केसेस पर ईयर मिल जाते हैं नेफ्राइटिस के। सीवियरिटी ये एक्यूट से स्टार्ट होती है बट क्रोनिक तक इजीली जा सकती है अगर हमने टाइम पे ही इसको मैनेज नहीं किया तो। सो इसका जो मोस्ट कॉमन और कह सकते हैं सबसे सीवियर जो कॉम्प्लिकेशन है या रिजल्ट है ना ट्रीटमेंट अच्छे से कराने का, वो है आपकी किडनी फेल। और वंस किडनी फेल हो गई तो आपका हार्ट और आपका ब्रेन भी एक टाइम पे काम करना बंद कर देगा बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी हमारी ये बोलती है कि सिर्फ रीनल का नहीं, सिर्फ इंटरनल रीनल का नहीं, एक्सटर्नल रीनल का भी ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रीनल यानी किडनी के पास वाले ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन आ गया हो और वो इन्फेक्शन अपने एडजेसेंट एरिया में यानी कि एडजेसेंट ऑर्गन में चला गया हो। तो मान लीजिए अगर ये कोई भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके इस यूरिनरी ट्रैक्ट से आ गए हों या आपके लीवर में आ गए हों तो वो इजीली किडनी को कवर कर सकता है। तो ये सिर्फ रीनल के अंदर का ही प्रॉब्लम नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, रीनल के बाहर की भी इन्फेक्शन है। एक ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर है, कॉम्प्लेक्स साइन एंड सिम्टम है नेफ्राइटिस, जिसमें आपके रीनल और उसके आसपास के एरिया भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीनल में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो पूरे ऑर्गन को, आपकी पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। जब रीनल फिल्टर नहीं करेगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो आपके बाकी ऑर्गन के सेल क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज एन इसेंशियली इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज। ठीक है, तो आप इसे सिंपल वन लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्राइटिस, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द नेफ्राइटिस। तो इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एज ऑलवेज एक्यूट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टार्टिंग फेज होता है, प्लस एक्यूट अगर बार बार होता रहे तो वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। इतना तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है इसमें इंपॉर्टेंट कि एक्यूट होता कैसे है। सो एक्यूट इज ड्यू टू दी सम लाइक डेंजरस डिजीज कंडीशंस लाइक HIV एड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन के अंदर इम्यून डेफिसिट हो जाती है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है।
जिसकी वजह से सिर्फ नेफ्राइटिस नहीं कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो HIV इज अ मोस्ट कॉमन, लाइक हम इसे किसी भी आइटिस में डाल सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन को ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल। मैंने आपको बताया था कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो लीवर के पास वो फिर किडनी में भी ऐसे आ गया होगा, एडजेसेंट एरिया के वजह से आ गया होगा, तो दैट्स व्हाई ये हमारा एक्यूट नेफ्राइटिस कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रिप थ्रोट, तो इसकी इमेज में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, स्ट्रिप थ्रोट मीन्स होता है कि ये एक थ्रोट का इन्फेक्शन होता है जो कि आपके थ्रोट में रेडनेस करता है, उसके बाद वाइट पैचेस बना देता है, वाइट कोटिंग बना देता है। साथ ही साथ इसका जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जा करके आपकी किडनी में चला जाता है और किडनी को इन्फेक्टेड कर देता है। सो इस तरह की जो डिजीज कंडीशन है वो एक्यूट नेफ्राइटिस कर रहे हैं। क्रोनिक नेफ्राइटिस जो होता है वो स्लोली डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि बार बार एक्यूट नेफ्राइटिस होने के बाद ही आपका क्रोनिक नेफ्राइटिस होता है। तो एक्यूट में ही हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, नहीं तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये मे बी हेरिडिटी की वजह से भी होता है। क्रोनिक नेफ्राइटिस जो है वो हेरिडिटी की वजह से भी होता है। मान लीजिए आपको हेरिडिटी यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है रीनल फेलियर की या नेफ्राइटिस की, तो आपको भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स में, इसके सब टाइप्स, मतलब टाइप्स के अंदर के टाइप्स भी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट है आपका एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्यूट के सब टाइप के अंडर में आता है। ये एक तरह का नेफ्राइटिस है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से होता है। इसमें अगर आप चाहो तो डायबिटीज मेलाइटिस भी डिजीज ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है। ग्लूकोज लेवल आपके अंदर के इम्यून सेल्स को स्लो कर देता है, हाई ग्लूकोज, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है और आपको कोई भी डिजीज लग सकती है। इसमें आप यूटीआई भी ऐड कर सकते हो, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस तब होता है, ये बहुत रेयर होता है, जल्दी नहीं होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। नाउ व्हाट इज दिस ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो मीन्स होता है अपने आप, इम्यून मीन्स होता है इम्यून सिस्टम, डिजीज मीन्स होता है कि ये अब इम्यून सिस्टम आपके लिए बेनिफिट नहीं रहा, आपके लिए लॉस हो गया, आपको एक तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, तो ये आपके लिए एक डिजीज हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि है क्या एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी का जो इम्यून प्रोसेस है, जो आपकी एंटीबॉडीज हैं, वो आपके ऑर्गन को किल करने लगती हैं। दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। जब अपने ही इम्यून जो सिस्टम है वो अपने आप खुद को ही हार्म करने लगती है। सुना है ना आपने, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यही इसमें है कि खुद का ही आप इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को ही हार्म कर रहा है। ओके, तो ये होता क्यों है? सो ये होता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल, कह सकते हैं कि प्रोटीन, या कह सकते हैं कि स्पेशल एंटीबॉडी की वजह से, जिसका नाम है ऑटो एंटीबॉडी। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपकी एंटीबॉडीज में इंक्रीज हो जाता है और आपके ही सिस्टम को अटैक करने लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम और हेरिडिटी नेफ्राइटिस। तो हेरिडिटी नेफ्राइटिस से आप समझ गए होंगे। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम, सिंड्रोम पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस सिंड्रोम? ढेर सारे जब सिम्टम्स मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब नेफ्राइटिस आपके किसी फैमिली में हुआ था, किसी को, आपके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर या किसी को भी हुआ था, और वो रिपीटेड आपके अंदर हो गया, मतलब आपको भी हो गया बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। ये जब हेरिडिटी नेफ्राइटिस हो जाता है, सो इट इज अ डेंजरस डिजीज। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर किडनी फेल कर सकता है, क्योंकि आपके जीन वीक हैं यहाँ पे। तो आपके जो जीन वीक हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ना हील नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है आपके किडनी के सेल्स को, और आपकी किडनी क्या हो रही है? फेल हो जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो क्रोनिक के अंडर में आता है। मैंने आपको बताया था ना कि दो टाइप हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, तो ये क्रोनिक के अंडर में आता है। सो सेम चीज, जब एक्यूट बार बार होता रहेगा, रिकरेंटली होता रहेगा, तो ये क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। जैसे वो स्लो स्टार्ट हो रहा था, ये भी स्लो स्टार्ट होगा, बट इसके जो सिम्टम्स होंगे वो जो है वो हार्म करेंगे आपकी किडनी को, और आपकी किडनी को फेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका IgA नेफ्रोपैथी। तो IgA नेफ्रोपैथी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कितनी हमारे अंदर इम्यून टाइप होता है। तो हमारे अंदर IgA, IgG, IgM, IgE और IgD होता है। तो अगर आपको इसको लर्न भी करना है तो आप इसको एक निमोनिक के साथ लर्न कर सकते हो, गेम्ड, GAM, गेम खेलते हैं ना हम लोग, तो गेम में सिर्फ D लगा दो। तो IG, G हो गया, IG, A हो गया, IG, M हो गया, IG, E हो गया और IgD हो गया। तो इतने तरह के आपके जो है बॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। और भी तरह की होती हैं, बट ये मोस्ट कॉमन है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी IgG होती है। तो जब IgA होता है तो ये इतना ज्यादा आपको हार्म नहीं कर पाती है, लेकिन इसका काम क्या है कि आप ही की किडनी को डैमेज करने लगेगी जब ये IgA इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन था जिसको हमने ऑटो एंटीबॉडी प्रोटीन बोल दिया था, वो आपके ब्लड में इंक्रीज हो गया है। इसका जो कॉज है वो अभी अननोन है कि वो इंक्रीज क्यों हो जाता है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो ये तब होता है जब आपका IgA एंटीबॉडी आपके अंदर आपकी किडनी को हार्म करने लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मीन्स होता है कि जब आप यहाँ पे पहले तो देख लो कि ये आपका एक नेफ्रॉन है, तो एक नेफ्रॉन के जो बीच में गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो। अब ये नेफ्रॉन का एक एरिया वो है, पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट है, लेकिन ये है सेम नेफ्रॉन का। इसके बीच में जो गैप है, इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो इस स्पेस में अगर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या बता रही हूँ। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो कि नेफ्रॉन के बीच में ही होता है, उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो जब ये इस स्पेस में आया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को मल्टीप्लाई करने में और स्प्रेड होने में एक अच्छा सा एरिया मिल गया। यहाँ पे अच्छा खासा एरिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई होने में, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी फैलता है, इसी वजह से ये बहुत जल्दी फैलता है और ये नेफ्राइटिस कॉज कर देता है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इधर वाले एरिया को भी इंजर्ड करते हैं और इधर वाले एरिया को भी इंजर्ड करते हैं। इस वजह से रैपिड इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर। मेन जो कॉज है वो कोई ना कोई मेडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा आप एनाल्जेसिक्स लेते हो, पेन किलर्स लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही हैं। मेडिकेशन का रीजन हम कॉजेज में पढ़ लेंगे। सो ये पूरी किडनी को अफेक्ट कर सकता है या किडनी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। और उसके अंदर जो किडनी के अंदर फ्लूइड होता है, इस स्पेस में फ्लूइड होता है, ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर वो इजिली अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरे न्यूरॉन को इन्फेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज। तो कॉजेज को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है। डिजीज कंडीशन में, हेरिडिटी में, प्रीवियस हिस्ट्री में, ड्रग में और अदर्स में। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजीज कंडीशन है जो कि नेफ्राइटिस कर सकती हैं। HIV एड्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डायबिटीज मेलाइटिस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हेमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम। हेमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम क्या होता है कि इस हेमोलाइटिक मीन्स होता है, हीम मीन्स होता है ब्लड, यूरेमिया मीन्स होता है वो एरिया जिसके थ्रू यूरिन बन रहा है या पास हो रहा है। सिंड्रोम मीन्स होता है बहुत सारे सिम्टम्स मिल करके अगर अटैक करते हैं या बहुत सारे सिम्टम्स दिख जाते हैं तो उन्हें हम सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ डैमेज ऑफ द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। कहाँ की ब्लड वेसल्स? आपके यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड वेसल्स, आपकी किडनी की ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये सारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई आपके अंदर जो है डैमेज कर रहा है। ई कोलाई एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके किडनी की लाइनिंग्स को डैमेज कर सकता है।
नेक्स्ट है बर्गर्स डिजीज। तो बर्गर्स डिजीज एक तरह का कह सकते हैं ब्लड वेसल स्वेलिंग होती है। तो ये स्वेलिंग की वजह से ही इसका नेम पड़ गया है। क्यों? जब ब्लड वेसल स्वेल होती हैं तो वो बर्गर की तरह दिखने लगती हैं। जैसे बर्गर आपको फूला फूला सा दिखता है ना, पफी पफी सा, एंड जब आप उसमें सॉस डालते हो तो रेड रेड सा दिखता है, व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। वैसे ही ब्लड वेसल्स अपने आप को स्वेल कर लेती हैं और उनकी जो ब्लड है वो ब्लड वेसल की वॉल को रप्चर करके तोड़ के बाहर भी निकल जाता है। दैट इज बर्जर्स डिजीज। ये भी होता है। और साथ ही साथ बर्गर्स डिजीज में या बर्जर्स डिजीज जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, साथ ही साथ उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट भी बनने लगते हैं। तो जब ये क्लॉट बनने लगते हैं तो ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है या ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। जिस जिस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती है उस जगह पे टिश्यू नेक्रोसिस होने लगता है, यानी कि सेल्स सड़ने लगते हैं और सेल्स डैमेज हो जाते हैं। दिस इज बर्गर्स डिजीज। सो मोस्ट कॉमनली रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि बर्गर्स डिजीज आपकी किडनी को इजिली अफेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई इसको हमने कॉजेज में डाला हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। तो हो सकता है कि किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और एक्यूट से वो क्रोनिक में चेंज हो रहा है और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि किडनी के सारे फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका गुड पैस्चर सिंड्रोम। सो गुड पैस्चर सिंड्रोम मींस होता है, इट इज एन कह सकते हैं कि ऑटो एंटीबॉडी डिजीज। ये एक ऑटो एंटीबॉडी डिजीज होती है जिसमें होता क्या है कि जो आपका ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं और ग्लोमेरुलस को ही किल कर देती हैं। तो जब ग्लोमेरुलस में ही इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो आपका फिल्ट्रेशन रेट एकदम लो हो जाएगा। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा भी इन्फेक्शन ग्लोमेरुलस में चला गया है और आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने आप को डेवलप कर लेती हैं और वो उस इन्फेक्शन के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी मारना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। स्कार मीन्स होता है डेड टिश्यूज, ठीक है। तो जो टिश्यूज की डेथ हो जाती है वो एक तरह का स्कार का काम करते हैं। वो वहां पे एकदम कह सकते हैं कि एक डेड सेल्स और वो एक तरह से हार्ड हो जाते हैं वहां पे और ब्लड सप्लाई को कह सकते हैं कि रोकने लगते हैं। जब वो ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करने लगते हैं तो उसके आसपास के टिश्यूज भी सड़ने लगते हैं, स्कार बनने लगता है और वो उतने एरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो है जो भी ऑर्गन में ये चीज हो रही है, यहाँ पे किडनी की बात चल रही है, तो जिस भी ऑर्गन में या किडनी में हो रही है तो किडनी अपना फंक्शन लूज कर देती है। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द फैमिली, ठीक है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसी डिजीज हुई होगी जिसकी वजह से वो आपके अंदर भी आ गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो प्रीवियस हिस्ट्री में भी हेरिडिटी के अंडर ही में वो आ रहा है। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, लाइक 2-3 महीने से उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो अभी तक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा पाया है और वो इन्फेक्शन अपने आप ही इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में सबसे पहले एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स ये सारी जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी ये आप जितनी भी ये 2-3 देख रहे हो 1 और 2, ये एनाल्जेसिक्स के अंदर ही आ रही हैं। तो एनाल्जेसिक्स की वजह से क्या होता है कि जब आप बार बार रिपीटेडली एनाल्जेसिक्स लेते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लॉन्ग टर्म एनाल्जेसिक्स कॉज नेफ्रॉन डैमेज डायरेक्टली, वो आपके किडनी के नेफ्रॉन में जाकर के उसको डैमेज कर देती है। सो एसिटामिनोफेन हो या एस्पिरिन हो, दोनों ही नेफ्रॉन पे जाकर के अटैक करती हैं और आपके नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन दोनों ही हम लोग क्यों लेते हैं, ये एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से किडनी डैमेज होने लगती है। नेफ्राइटिस तो नहीं, नेफ्रॉन तो नहीं, बट किडनी में इंजरी या डैमेज होने लगता है। जब किडनी सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं नेफ्रॉन भी अफेक्टेड हो जाएंगे, वो इन्फेक्शन नेफ्रॉन में भी चला जाएगा। अदर कॉजेज देख लेते हैं। अदर कॉजेज में आपका रीनल कैंसर है तो सिंपली अगर यहाँ पे डायरेक्टली कैंसर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पॉलीसिस्टिक इन रीनल, रीनल में बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पा रही है। या डायरेक्ट किडनी डैमेज, यानी कि
कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन या किडनी पे चोट आ गई जिसकी वजह से बाद में वो इन्फेक्शन में चेंज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इटियोलॉजी की वजह से, कोई भी इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्यूमुलेशन हो गया या फिलअप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाद में वो क्या करने लगे, कंटिन्यूअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लाई करते करते उन्होंने क्या किया, अच्छे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने ट्रीटमेंट कराया तो दो कंडीशन आ सकती है, या तो ट्रीटमेंट पास हो जाएगा तो डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी, अगर ट्रीटमेंट फेल हो गया तो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का असर था, इफेक्ट था, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट को भी फेल कर दिया है और इसके बाद आपको साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। ये थी कॉमन पैथोफिजियोलॉजी, ये है मेन पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको मेन वाली ना लर्न हो तो आप कॉमन पैथोफिजियोलॉजी भी लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हो। मैंने दो पैथोफिजियोलॉजी इसलिए डाली है क्योंकि वो वाली इजी है फर्स्ट वाली, ये वाली थोड़ी सी टफ नहीं है बट आपको शायद लगे। तो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पैथोफिजियोलॉजी मैंने दो डाल दी है, इसके अलग से मार्क्स भी मिलते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देख लो इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, एंटीजन अटैक कर गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके सेल्स जो हो गए थे वो डैमेज हो गए थे। जब सेल्स आपके डैमेज हो गए थे तो आपके उस ऑर्गन की एंटीबॉडीज बनी और वो ऑर्गन के एंटीबॉडीज ने क्या किया कि डैमेज सेल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुपे हुए थे उनको मारते मारते फ्रेश सेल्स को भी किल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कंटिन्यूअस बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जो आपका ग्लोमेरुलर है उसके अंदर जो सेल्स है, लिविंग सेल्स, उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, आपकी जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है उसके अंदर पस भरना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो थिक होना स्टार्ट हो गई। पस के साथ साथ टिश्यू डैमेज भी हो रहे हैं तो स्कार भी होना स्टार्ट हो गया। स्कार के साथ साथ जो उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था, फिल्टर करने का जो एबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो गई और रीनल फेल हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। तो जब आपके आपकी किडनी के अंदर इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा फाइटिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग तो होगी। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से जब यूरिन आएगा तो यूरिन में जगह पे या दो जगह पे आपको पूरे में ब्लीडिंग नहीं दिख रही होगी, पर्टिकुलर जगह पे अगर ब्लीडिंग निकलने लगती है, जैसे कि कैपिलरीज जो कि पतली पतली वेन से मिलके बनती हैं, कैपिलरीज वो आपके हर जगह मिलती हैं, हर एरिया में होती है। मान लीजिए यहाँ की कैपिलरीज रप्चर हो गई हैं, टूट गई हैं, तो इतने ही एरिया में तो कैपिलरी का ब्लड फिल होगा। तो यही है रेड ब्लड कास्ट। जिस भी एरिया की कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, उस एरिया में रेड ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल कास्ट बोलते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। और लाइको यूरिया, जब किडनी अच्छे से फिल्टर ही नहीं करेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो यूरिन बहुत कम बनेगा। कम यूरिन बनने को अलाइगो यूरिया बोलते हैं। एडिमा, तो एडिमा क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडिमा इज ड्यू टू दी फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड भर जाएगा इधर उधर। अब ये फ्लूइड कहाँ से आ गया? फ्लूइड यहाँ से आ गया कि जो भी कैपिलरीज या ब्लड सप्लाई जो है वो डैमेज हो रही थी, वो रप्चर हो रही थी, तो उसका जितना भी फ्लूइड था, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो कहीं ना कहीं जाकर के सेल्स में एक्यूमुलेट हो गया होगा, भर गया होगा, और जिस भी एरिया के सेल्स में वो फिल हुआ होगा वो एरिया स्वेल हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैपिलरीज टूट क्यों रही हैं? गुड क्वेश्चन, हाँ, फ्रॉम माय साइड। तो कैपिलरीज इसलिए टूट रही हैं क्योंकि प्रोटीन आपके अंदर क्या करता है, सॉरी मैंने बोल दिया, प्रोटीन यूरिया स्टोर हो रहा है। प्रोटीन जो है वो यूरिन से बाहर आ रहा है, दैट इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि आपकी किडनी जो है वो प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और वो क्या कर रही है, बाहर कर दे रही है। तो प्रोटीन जो लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आपकी कैपिलरीज के सेल्स को स्ट्रांगनेस मिलती है। ठीक है, स्ट्रांग हो जाते हैं कैपिलरीज के सेल्स अगर उन्हें प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन तो सारा यूरिन से बाहर निकल जा रहा है, और बाहर निकलने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी कैपिलरीज की सेल्स जो हैं वो वीक हो रही हैं, और वीक होने की वजह से ये अपने आप खुद ही रप्चर हो जा रही है, फट जा रही है, और इसका जितना भी था फ्लूइड, ब्लड, वो सारा इधर उधर जाकर के एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है। इतना ज्यादा एडिमा हो सकता है या इतना ज्यादा फ्लूइड बाहर आ सकता है कि वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में भी जाकर के फिल हो सकता है।
जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी में जा करके कोई फ्लूइड फिल हो जाएगा तो एब्डोमेन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, तो इस कंडीशन को हम असाइटिस बोलते हैं। यूरेमिया, नेक्स्ट है आपका यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स होता है राइज द लेवल ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन। तो यूरिन के अंदर अब जितना ज्यादा अंदर रप्चर होगा उतना ही ज्यादा यूरिन के साथ ब्लड भी बाहर आएगा, तो ब्लड यूरिन में साफ साफ दिखेगा, दैट इज नोन एज यूरेमिया। पायूरिया, सो पायूरिया क्या है, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है, या इसको कह सकते हैं कि आप क्लाउडी यूरिन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो येलो यूरिन दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा आपको व्हाइट यूरिन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि WBCs इतने ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएंगे कि वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लगेंगे। तो आपको यूरिन कैसे दिखेगा? तो वो व्हाइट कलर के सेल्स है तो आपको क्लाउडी यूरिन दिखेगा। पेन होगा, जब इतना ज्यादा अंदर डैमेज हो रहा है तो पेन होगा। कहाँ कहाँ पेन होगा? पैल्विक एरिया में पेन होगा। पैल्विक जो बोन होती है, जो आपकी कमर की हड्डी होती है, उसके आसपास हर जगह, चाहे वो आगे हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो एब्डोमिनल पेन हो, चाहे वो लोअर एब्डोमिनल पेन हो, हर जगह पेन होगा। तो पस भी बन चुका है, तो जब आप यूरिन पास करोगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको बर्निंग जैसा फील होगा, साथ ही साथ आपको पेन भी हो सकता है। बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होगी। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी के साथ आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो किडनी के साथ अटैच रहता है, उसके अंदर में इन्फेक्शन हो गया है और वो आपके यूरिन को स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक, जिसकी वजह से आपको बार बार अर्ज हो रही है यूरिन पास करने की। क्लाउडी यूरिन क्यों होगा? WBC काउंट की वजह से। पस भी निकलेगा, यूरिन के साथ पस भी निकल सकता है। किडनी में पेन होगा, एब्डोमिनल एरिया में पेन होगा, साथ ही साथ बॉडी में स्वेलिंग होगी। जहां जहां पर कैपिलरी का फ्लूइड भर जाएगा उस एरिया में स्वेलिंग दिखेगी। फेस पे दिखेगी, स्पेशली लेग्स में दिखेगी, फीट में दिखेगी। वॉमिटिंग इसलिए होगी क्योंकि असाइटिस की कंडीशन आ चुकी है, दैट्स व्हाई वॉमिटिंग होगी। फीवर इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अंदर हो चुका है, तो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी जिससे कि वो इन्फेक्शन को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे, इस वजह से आपको फीवर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि आपके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्राइटिस टिल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।